इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसको इक्सिट भी कहते हैं। 1966 के अंदर एक इदारा बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसको इक्सिट भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। बस आपने ये जहन में याद रखना है कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का इंस्टीट्यूशन है। यानी इसका मतलब ये है कि ये इदारा इन आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोई तनाज़ा, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस इदारे को अप्रोच करके आर्बिट्रेशन करवा के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इक्सिट जो है, ये जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, वही उसको फंड करते हैं। और ये जनाब बनाया गया था एक कन्वेंशन के तहत। एक कन्वेंशन था इसी नाम से, ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट, इक्सिट कन्वेंशन। उसके तहत ये बनाया गया था। पहले ये कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन के बाद ये इदारा वजूद में आया जिसका नाम था इक्सिट। ठीक है। ये जो कन्वेंशन था, ये पहले 1961 में ड्राफ्ट हुआ, 1965 में, और लेकिन उसके बाद 1966 के अंदर ये इन्फोर्स किया गया। ठीक है। अब जनाब, इस कन्वेंशन के 164 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 156 जो है ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं और 8 जो है सिग्नेटरी स्टेट्स हैं। ठीक है। सो अब इक्सिड क्या है यार? इक्सिड एक इंटरनेशनल जो है ना एक इदारा है आर्बिट्रेशन का। ये इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर्बिट्रेशन दो तरह से होती है, एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए और एक एड हॉक। इंस्टीट्यूशन में मतलब ये होता है कि आप किसी इदारे के पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार हमें आपसे आर्बिट्रेशन करवानी है। और एक होती है एड हॉक, जिसमें आप खुद अपने हिसाब से आर्बिट्रेशन करते हो, खुद ही आर्बिटर चूज़ करते हो, खुद ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हो। ठीक है। सो ये जो इदारा है, ये जनाब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह नाम से पता चलता है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी इन्वेस्टमेंट के जो भी डिस्प्यूट होंगे वो आप इस इदारे में जाके आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी नेचर क्या है? नेचर ये है कि एक तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ाद है, ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। दूसरा, ये कोई इदारा नहीं, ये अदालत नहीं है, सॉरी, ये कोई अदालत नहीं है। ये एक सिंपल एक फ़ोरम है। इस फ़ोरम में जाके आप इनसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। यानी आपको कोई इशू है आर्बिट्रेशन के हवाले से, आप आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं, तो आप इसके पास चले जाइए, आपको आर्बिट्रेशन करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे देंगे। ठीक है। सो बुनियादी तौर पे ये जो काम करता है, ये फैसिलेट करता है। फैसिलेट यानी मदद फराहम करता है, आपको हेल्प करता है, किस में? फॉर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कोई डिस्प्यूट, कोई तनाज़ा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको ये इदारा आर्बिट्रेशन और अपना कंसिलेशन के ज़रिए आपको हल करने में आपकी मदद करता है। ठीक है। अब जिस तरह बहुत सारी इन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जाके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, इन्वेस्टर होते हैं। सो इन्वेस्टर्स और स्टेट्स के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो उसको अगर आपने आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन के ज़रिए यानी एडीआर के ज़रिए हल करवाना है, तो आप जनाब इस इदारे को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसका पर्पस सिंपल ये है, एक तो ये इंस्टीट्यूशनली फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के लिए, रूल्स बनाता है आपके लिए, आपको बताता है कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम को आर्बिट्रेशन या कंसीलिएशन के ज़रिए हल करवा सकते हैं, वो प्रॉब्लम जो इन्वेस्टमेंट के नतीजे में सामने आया है। अब इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? इसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि इसके जो भी मेंबर स्टेट्स हैं और जो जो जिन जिन मेंबर्स कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया हुआ है, इसके सिग्नेचरी हैं, इसके मेंबर्स हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इशू आता है, तो वहाँ पे ये इदारा अपनी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो ये आर्बिट्रेशन में आपकी मदद करेगा। ये आर्बिट्रेशन आप इससे करवा सकते हैं, कंसीलिएशन आप इससे करवा सकते हैं, कंसीलिएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है। तो जब ये आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है ना, तो इसके खुद के अपने आर्बिट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। टेक्निकली तौर पे आपको असिस्ट करेगा। अगर कोई आपको खुद आपने कोई इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी मदद करेगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, आपके लोगों को ट्रेनिंग देगा, आपको एडवाइस करेगा कि किस तरह
इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बेहतर किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये रिसर्च और पब्लिकेशन भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी नया कानून बनता है उसको ये पब्लिक करते हैं, रिसर्च उसके ऊपर करवाते हैं, उनको उनको डिस्प्यूट को किस तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जो लॉज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, ये उनको मज़ीद कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको मज़ीद बेहतर करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है यार, इसके अंदर दो बुनियादी इदारे हैं, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एक है सेक्रेटेरिएट। अब ये जो सेक्रेटेरिएट ये बड़ी अहम है, इसके अंदर कुछ 70 के लगभग प्रोफेशनल्स लोग बैठे हुए हैं जो कानूनी तौर पर बड़े साउंड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंसिलेशन के जो केसेस हैं उनको देखते हैं, और उनको लीड करता है एक सेक्रेटरी जनरल जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। इसके इसके अलावा इनके पास जो एक पैनल होता है कंसिलेटर का और आर्बिटर्स का, क्योंकि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो इनके पास आर्बिटर्स और कंसिलेटर की अच्छी खासी फ़ौज मौजूद है। दूसरा, इनके खुद के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी रूल्स हैं, कंसिलेशन प्रोसीडिंग के अलग रूल्स मौजूद हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के भी अलग से रूल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब आर्बिट्रेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सेट करता है। एक्सेट से यानी कि बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट का इशू होता है और वो आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो एक्सेट को ही अप्रोच करते हैं। अब उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करनी है सेक्रेटरी जनरल को कि जी हमने आर्बिट्रेशन करवानी है आपके इदारे से, और वो जो है ना आर्टिकल 25 है एक्सेट कन्वेंशन उसके तहत हो सकता है, और जो आपने रिक्वेस्ट फाइल करनी है वो आर्टिकल 36 ऑफ एक्सेट कन्वेंशन के तहत होगा। इसी तरीके से उसका जो आर्टिकल 44 है एक्सेट कन्वेंशन का, क्योंकि ये देखें मैंने आपको बताया कि ये जो इदारा है ना एक्सेड, ये एक्चुअली कन्वेंशन पहले बना, एक कन्वेंशन, एक एग्रीमेंट, एक माहिदा हुआ, उसके नतीजे में ये बना। सो इसीलिए ये जो है ना उस कानून के तहत ही काम करता है। सो आर्टिकल 44 जो एक्सेड कन्वेंशन का है वो हमें बताता है कि आपने किस तरह आर्बिट्रेशन करवानी है और उसको किस तरह आर्बिट्रेशन के रूल्स को आपने फॉलो करना है, किस तरह पार्टीज़ जो है ना वो आर्बिट्रेशन के लिए एक दूसरे के करीब आ सकती हैं। अब स्टेप्स कौन से हैं एक्सेट आर्बिट्रेशन का? सबसे पहले आपने आर्बिट्रेशन की रिक्वेस्ट देनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक इन्वेस्टर हूं और आप एक मुल्क हैं, मैंने आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन मेरा कोई इशू हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही आपने मेरे साथ धोखा किया है या आपने मुझे मेरे साथ चीटिंग की है, तो मैं एक्सेट में जाऊँगा। तो एक्सेट में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट दूँगा आर्बिट्रेशन की। उसके अंदर फिर एक ट्राइब्यूनल बनेगा, वो ट्राइब्यूनल के पावर्स एंड फंक्शंस बताए जाएंगे कि इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो फिर एक अपना फैसला सुनाएंगे दोनों पार्टीज़ को सुन के। उसके बाद वो अगर फ़ैसला मैं उसको ख़त्म करवाना चाहूँ, एनल करवाना चाहूँ तो वो भी प्रोसीजर मौजूद है। उसके बाद उस फ़ैसले को रिकॉग्नाइज़ और इन्फोर्स करवाया जाएगा, उसके ऊपर अमल करवाया जाएगा। और साथ में उसके बाद फिर ये है कि अगर आपको कंसीलेटर और आर्बिटर जो है ना वो पसंद नहीं आ रहे तो उनको आप रिप्लेस भी करवा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी करवा सकते हैं। फिर ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग होगी उसकी कॉस्ट भी यानी आपको पे करनी पड़ती है, उसका भी हिसाब लगाया जाएगा कि किसने पे करना है, फिर किस जगह पे प्रोसीडिंग होगी, किस मुल्क में होगी, किस जगह पे होगी। और दूसरा ये कि जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बात की जाएगी और साथ में अमेंडमेंट भी हो सकती है फैसले के अंदर, अवार्ड के अंदर या इस प्रोसीडिंग के अंदर। अच्छा जी, अब इकसेट के आर्बिट्रेशन के अपने रूल्स हैं, ठीक है, और 1967 में ये बनाए गए थे। ये नॉन बाइंडिंग है, कोई भी इनको जो है ना वो ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फिर इन्होंने अपने रूल्स को 3 मरतबा अमेंडमेंट भी किया है आर्बिट्रेशन के रूल्स को। एक उन्होंने फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट की थी 1984 में, फिर 2002 में, फिर जनाब उन्होंने रिसेंटली 2006 के अंदर जनाब उसको मज़ीद चेंज किया। सो कहने का मतलब ये है कि यार ये इकसठ जो इदारा है ये इन्वेस्टमेंट का इदारा है। इन्वेस्टमेंट के जितने भी तनाज़े, इश्यूज़, झगड़े, प्रॉब्लम, फड्डे होते हैं वो ये हल करता है। और किसके ज़रिए हल करता है? आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन के ज़रिए। अगर वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए करता है तो आर्बिट्रेशन के उसके अपने रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स को हमने 3 मरतबा चेंज भी किया है। अच्छा जी, पाकिस्तान और इकसेट का भी एक अच्छा रिलेशनशिप है। पाकिस्तान इसका मेंबर है 1966 के अंदर, और अब कोई भी मुल्क या बाहर की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है और अगर पाकिस्तानी हुकूमत उसके साथ कोई इशू करती है, प्रॉब्लम करती है, तो वो कंपनी भाग के जनाब इकसेट के पास चली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर्स है। तो इकसेट की जो फैसले वगैरह हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं, लागू होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि 2019 के अंदर क्या हुआ था कि इकसेट के ट्राइब्यूनल ने एक फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एक कंपनी थे
टिथियान कॉपर कंपनी जो रेकोडेक के प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, पाकिस्तान ने उसको जनाब जो है ना माइनिंग जो लीज़ था वो देने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में 2011 में, और ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था पाकिस्तान, जिसकी वजह से जनाब इकसठ के ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $5.84 बिलियन का जो है ना वो जनाब जो है ना वो डैमेजेस पे करने को कहा, पेनल्टी लगा दी आपको, यानी कि अच्छी खासी जो है ना वो डज लग गई। यानी ये कहा गया कि इस ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो माहिदा किया था इस कंपनी के साथ 2011 में ना, उसको ब्रीच किया है, उसको तोड़ा है। ठीक है, अब एक कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करी, आपने उसके साथ माहिदा किया और माहिदा आप तोड़ देते हैं, जब तोड़ देंगे तो फिर इकसठ वाले आ जाएंगे, वहाँ पे चले जाएगी वो कंपनी, चली गई और उन्होंने अपना एक फ़ैसला दे दिया। ठीक है, सो इससे ये एक मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि ये इस तरह काम करता है कि एक कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो यहाँ पे माइनिंग करवाना चाहती थी, यहाँ पे वो जो है ना सोने के जो ज़खायर थे वो एक्सट्रैक्ट कर रही थी। पाकिस्तान ने पहले उसको इजाज़त दी, बाद में मना कर दिया कि हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे, ये हो गया वो हो गया, तो वो कंपनी भाग के इकसठ के पास चली गई। इकसठ ने जनाब उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई, प्रोसीडिंग करके पाकिस्तान को ये फ़ाइन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें हमारी नाअहली भी बड़ी आती है और साथ में हमें पता चलता है कि यार किस तरह इकसठ का जो इदारा है ये काम करता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का सेंटर है इंटरनेशनल लेवल पे, जो इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ के ऊपर आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है ICSED, जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स कहा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।